अब ठीक है। अपने कोई तो नहीं आ रहा ना, दोबारा फिर बीच में से दोबारा रिपीट नहीं होगी, इतने आएंगे। अपने कपास की बात कर रहे थे, कॉटन की बात की थी कल ना। पहले क्विक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। कपास की बात की थी, कॉटन की, जिसे क्या बोला जाता है? सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड या सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। इसके जो शेड होते हैं इनको बिनोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिनोला। और यहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में इसको नरमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरमा। तो इसका अन्य नाम भी लिख लेना, नरमा भी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? नरमा। फिर इसके अंदर याद रखना है आपको इसका बॉटनिकल नेम। तो क्या नाम होता है? गोसिपियम स्पीसीज होता है। गोसिपियम स्पीसीज इसका क्या है? बॉटनिकल नेम। फिर इसकी फैमिली की बात करें तो कौन सी फैमिली है? मालवेज फैमिली। इसमें टोन की बात करें तो कितने पाए जाते हैं? 26 और 52 पाए जाते हैं। 26 और 52 की बात करें तो 26 क्या है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड के अंदर कितनी स्पीसीज आती है? 2 आती है। कौन कौन सी? गोसिपियम अर्बेरियम और गोसिपियम अर्बेसियम आती है। गोसिपियम अर्बेरियम क्या है? देसी कॉटन है। और गोसिपियम अर्बेसियम क्या है? एशियाटिक कॉटन है। दोनों याद रहेगी। और दोनों क्या है? डिप्लॉइड है। फिर ट्रेटापोलॉइड की बात करें तो ट्रेटापोलॉइड के अंदर कौन सी आती है? 2, गोसिपियम हिरसुटम और बारबेडेंस। हिरसुटम क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है, जो अमेरिकन कॉटन के नाम से जानी जाती है। गोसिपियम हिरसुटम को किस नाम से जानते हैं? अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगाई जाती है। फिर दूसरी थी गोसिपियम बारबेडेंस आती है। बारबेडेंस जो होती है उसके महीन रेशे होते हैं। कैसे रेशे होते हैं? महीन रेशे होते हैं। इसे इजिप्टियन कपास के नाम से भी जाना जाता है। इतना पढ़ा था। फिर अपने इसके फल की बात की तो इसके फल को क्या बोलते हैं? पोड या कैप्सूल बोलते हैं। बोल या कैप्सूल बोलते हैं। इसके फल को क्या बोलते हो? बोल या फिर कैप्सूल। फिर अपन इसके पुष्पक्रम की बात की थी तो क्या बोलते हैं? इसकी इनफ्लोरेसेंस को स्क्वायर बोलते हैं। याद रहेगा। फिर इसमें तेल की बात करें, इसमें तेल कितना परसेंट पाया जाता है? 15 से 25% इसमें क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। और क्या बात की थी इसके अंदर? अंकुरण जर्मिनेशन कैसा होता है इसमें? एपिजियल जर्मिनेशन होता है। और पोलिनेशन कैसा होता है? ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बहुधा परपरागण बोलते हैं। यही बात की थी। फिर अपन इसमें आगे क्या पढ़ा था? सीड रेट। तो सीड रेट आपको याद रखनी, देसी कॉटन की कितनी होती है? 12 से 15 किलोग्राम होती है। अमेरिकन कॉटन कितनी होती है? 15 से 18 किलोग्राम होती है। जो हाइब्रिड कॉटन आता है उसकी कितनी होती है? 2.5 से 3 किलोग्राम होती है। और जो आपकी बीटी आती है उसकी 1 से 1.5 किलोग्राम होती है। नॉर्मल आपसे अगर कॉटन के प्लांट की संख्या पूछे तो 50,000 से 80,000 बताओगे। अगर बीटी की पूछे तो 10,000 बताओगे। अगर हाइब्रिड की पूछे तो 30,000 बताओगे। फिर इसे वस्त्रों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? भीलवाड़ा को जाना जाता है। किसको? भीलवाड़ा को। और क्या पढ़ा था इसमें? लिंट। आपका एक तो होता है सीड कॉटन और एक क्या होता है? कॉटन सीड। सीड कॉटन में क्या आता है? सीड प्लस लिंट आता है। और कॉटन सीड में क्या आता है? ओनली सीड आता है। लिंट क्या होता है? कपास का लंबा रेशा। और फज क्या होता है? कपास का छोटा रेशा होता है। डीलिंटिंग क्या है? लिंट को हटाने की प्रक्रिया है, जिसको क्या बोलते हो? डीलिंटिंग बोलते हैं। उसमें अपन कौन से केमिकल का यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का काम में लेते हैं। और इसका अनुपात भी याद रख लेना, 1:10। यानी 1 भाग H2SO4 का लेते हैं तो 10 भाग किसके लेंगे? सीड का भाग लेंगे। तो 1:10 इसका रेशियो भी लिख लेना। फिर अपने बात की इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम में लेते हैं? क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया काम में लिया जाता है। वो कैसा होता है? अनएरोबिक होता है। अवायवीय क्या होता है? जीवाणु होता है। कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम, जिसको किस पे काम में लेते हैं? डीलिंटिंग के काम में लिया जाता है। ये पता था। फिर आगे और किसकी बात की थी?
लंबाई मोटाई तो तुम याद कर लोगे। और बताओ, शाखाएं दो प्रकार किसकी क्या होती है, शाखाएं होती है। एक तो कौन सी आती है, मोनोपोडियल शाखाएं, एक क्या होती है, सिम्पोडियल शाखाएं। मोनोपोडियल कौन सी शाखा होती है, जो वानस्पतिक जो वेजिटेटिव ग्रोथ कराती है, उनको कौन सी शाखा बोलोगे, मोनोपोडियल। और सिम्पोडियल कौन सी को बोलोगे, जो पुष्पन और आपके फलन कराती है, उनको कैसा बोलोगे, सिम्पोडियल ब्रांचेस बोलोगे। और जिनिंग परसेंट पता था, तो जिनिंग परसेंटेज याद रखना कितना होता है, 33% होता है। याद रखोगे, हो गया। कितने पढ़ा था कल अपन ने, यही था। अब आज नहीं बात करते। देखो इधर बेटी कॉटन, इधर ध्यान देना। बेटी कॉटन की बात करें तो इसका नाम क्या होता है, बेटी का अर्थ यहाँ पे लिया गया बेसिलस थ्रोजेनेसिस। क्या नाम होता है, बेसिलस थ्रोजेनेसिस। इस बेसिलस थ्रोजेनेसिस ये होता है एक बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इस बेटी कॉटन को अपने इसलिए डेवलप किया था, किसकी प्रतिरोधी बनाने के लिए, तो आपका बेटी कॉटन होता है वो किसके प्रतिरोधी होता है, बोलवर्म के क्या होता है, प्रतिरोधी होती है। गुलाब बोलवर्म यानी इसको आप जैसे हिंदी में आप गुलाबी सुंडी बोलते हो, पिंक बोलवर्म होती है ना, गुलाबी सुंडी। इसमें क्या था, पहले स्टार्टिंग में बेटी कॉटन, जब भी अपन कॉटन लगाते थे तो ये गुलाबी सुंडी क्या करती थी, आपके जो बॉल होता है, जो उसका कैप्सूल होता है, बॉल बोलती है जिसको, फ्रूट टाइप, उसको क्या अंदर घुस के और उसके जो कॉटन होती है अंदर रुई होती थी, उसको क्या कर देती थी, खराब कर देती थी। अगर कॉटन ही खराब हो गई तो फिर कॉटन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो फिर इसीलिए इस बोलवर्म के प्रतिरोधी बनाने के लिए अपने कौन सी किस्म डेवलप की, बेटी कॉटन। इस बेटी कॉटन में क्या होता है, ये जीवाणु डाला गया। आपने जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, 12th का बायोटेक्नोलॉजी, जीव प्रौद्योगिकी जो चैप्टर है, उसमें बताया जाता है कि ट्रांसजेनिक फसल मतलब जीन का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसमें नया जीन डाला जाता है, जिसमें अलग अलग टेक्निक आती है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, पीसीआर वगैरह जो सब पढ़े थे ना उसमें, वो सब आते हैं। तो अपने ये बेसिलस थ्रोजेनेसिस ये जीवाणु होता है, इसको क्या किया जाता है, इस कॉटन के अंदर डाला जाता है। इस कॉटन के अंदर बेसिलस थ्रोजेनेसिस डालने से इसका नाम क्या पड़ गया, बेटी कॉटन। ये बेटी कॉटन क्या होता है, इस बेटी कॉटन को उगाते हो आप, इसमें अगर गुलाबी सुंडी लगेगी तो गुलाबी सुंडी जैसे ही इसको खाएगी, है ना, जैसे बॉल के ऊपर जाके खाएगी, खाते क्या होता है, जो आपका जो कीट का जो उदर वाला भाग होता है, उदर, उसका पीएच क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या पीएच होता है उसका, क्षारीय, 7 से 8 के आसपास पीएच होता है। उसका पीएच कैसा होता है, क्षारीय होता है। किसका, स्टमक का जो उदर होता है उसका पीएच क्या होता है, क्षारीय होता है। जैसे ये आपकी गुलाबी सुंडी जाके उसको खाएगी, तो खाने के बाद जो आपका ये बेसिलस थ्रोजेनेसिस होता है, ये कब एक्टिव होगा, जब इसको कैसी पीएच मिल जाए, क्षारीय पीएच। जब भी इसको क्षारीय पीएच मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो बेटी कॉटन जैसे इसको जो गुलाबी सुंडी अंदर जाके क्या करेगी, खाएगी, खाते ही इसके उदर में जाएगा जैसे खाना, तो वहां पे पीएच कौन सी है, क्षारीय पीएच है। और जैसे इसको क्षारीय पीएच मिलती है वो इसके लिए क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, और वहां पर क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और फिर क्या करता है, इस बेटी कॉटन जो है आपकी जो गुलाबी सुंडी थी, उसको क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, और धीरे धीरे उसको क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए किसको डेवलप किया गया था, बेटी कॉटन को, क्योंकि उसमें पहले जो था गुलाबी सुंडी का प्रकोप क्या होता, सर्वाधिक होता था। तो इसलिए इंडिया के अंदर बेटी कॉटन कब आई थी,
2 के अंदर आई थी। और ये कैसी फसल है? तो एक ट्रांसजेनिक फसल है। ट्रांसजेनिक फसल ऐसे बोलते हैं क्योंकि इसमें अपने किसको ट्रांसफर किया है? बैसिलस थुरिनजेंसिस जो बैक्टीरिया है उसको क्या किया है? ट्रांसफर किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक फसल बोलते हैं। इंडिया के अंदर का भाई 2002 के अंदर कौन सा जीवाणु है? बैसिलस थुरिनजेंसिस। इसके अंदर जो 2 जीन आती है, कराई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी, ये जीन के नाम है। जो जीन इसके अंदर डाली गई थी ना, कराई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी, ये 2 जीन अपने डाली थी। ये लिखो पहले। क्या लिख लिया? ये लिख लिया? फिर क्या था आगे? आपकी एक मोसेंटो कंपनी थी। कौन सी कंपनी? जो मोसेंटो कंपनी थी, इसने पहली आपकी बीटी कॉटन की प्रतिरोधी किस्म डेवलप की थी जिसको बोलते हैं बोलगार्ड। मोसेंटो कंपनी ने क्या किया? जो आपकी जो जिसमें जो बैसिलस थुरिनजेंसिस डाला हुआ था, बीटी कॉटन थी, उसकी पहली वेरायटी लेके आई थी। कौन सी किस्म? ये क्या है? वेरायटी है, किस्म का नाम है बोलगार्ड, जो क्या है? गुलाबी सुंडी के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। तो किसने डेवलप की थी? मोसेंटो कंपनी ने डेवलप की थी। फिर इसके अंदर याद रखना है कि विश्व में आपसे पूछे जो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, विश्व के अंदर आपसे पूछे कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी बनाई गई थी, तो क्या बताओगे? तंबाकू। तो तंबाकू जो टोबैको की क्रॉप थी उसको पहले क्या बनाया गया था? ट्रांसजेनिक फसल बनाई गई थी ना। पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप पूछे, फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है कौन सी है? तंबाकू है। अगर आपसे इंडिया में पूछे, अगर ये बात सेम भारत में अगर पूछे कि प्रथम ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी थी, तो कौन क्या बताओगे? कपास को बताना। कौन सी है? कपास। विश्व में कौन सी है? तंबाकू है। अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, तो बताओगे तंबाकू बताओगे? या विश्व में पूछे या नॉर्मली डायरेक्ट पूछे कि फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तो क्या बताओगे? तंबाकू बताओगे। पर इंडिया की बात करेंगे, भारत में पहली कौन सी ट्रांसजेनिक फसल है, तो कपास बतानी। फिर आपको याद रखना है कि जो ट्रांसजेनिक फसल है वो शुरुआती कौन सी फसल उगाई जाती है? क्षेत्रफल। ट्रांसजेनिक फसल का जो क्षेत्रफल आता है उसमें पहला आता है सोयाबीन, मक्का। आपसे पूछा जाए कि जो विश्व के अंदर जो शुरुआती कौन सी ट्रांसजेनिक फसलों का क्षेत्रफल क्या है, तो शुरुआती जो कौन सा क्षेत्रफल लगाया जाता है? सोयाबीन की जो क्या है जो ट्रांसजेनिक फसल है वो शुरुआती मात्रा में उगाई जाती है।
फिर दूसरे कौन, मक्का, और फिर तीसरे कौन, कॉटन। तो अब पहले बीटी कॉटन के अंदर क्या याद रखना है कि किसके प्रतिरोधी है। पहला पॉइंट तो ये कि बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है, तो बोलवर्म, इसे पिंक बोलवर्म के नाम से जाना जाता है, गुलाबी सुंडी के नाम से, है ना। पिंक बोलवर्म होती है, गुलाबी सुंडी, उसके प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। फिर इसकी याद रखना एक ऐसी फसल है ट्रांसजेनिक फसल है। फिर इंडिया के अंदर कब आई, तो 2002 में आई। फिर बेसिलस थ्रोजेनेसिस क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया होता है, ये नया की फंगस होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, बेसिलस थ्रोजेनेसिस। इसके अंदर 2 जीन डाली गई थी, कौन कौन सी, कराई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी। जो ये तंबाकू का पूछ रहा है उसके अंदर कराई फर्स्ट एबी थी और सेकंड, कराई फर्स्ट एबी और सेकंड एसी डाली गई थी, कराई फर्स्ट एबी सेकंड एसी। और इसमें डाली गई थी ट्राई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी। किसके अंदर डाली गई थी, वो तंबाकू के अंदर कराई फर्स्ट एबी सेकंड एसी। और जो कॉटन के अंदर डाली गई थी वो उल्टा है, कराई फर्स्ट एसी सेकंड एबी। याद रखोगे, ये वो किसके अंदर डाली गई थी, तंबाकू के अंदर, और ये किसके अंदर डाली गई थी, कपास के अंदर। तो याद रखना ये कराई फर्स्ट एसी है और सेकंड एबी है, जीन के नाम है कराई फर्स्ट एसी सेकंड एबी, ये याद रखनी है ना। फिर याद रखना है कि इसकी पहले जो मोसेंटो कंपनी थी उसने कौन सी डेवलप की थी वैरायटी, बोलगार्ड। बोलगार्ड वैरायटी का नाम है जो मोसेंटो कंपनी के द्वारा विकसित की गई थी बीटी कॉटन की। किसकी की थी, बीटी कॉटन की। फिर याद रखना है कि अगर पूछे कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन है, या फिर विश्व में पूछे तो क्या बताओगे, तंबाकू बताओगे। अगर भारत की बात करें तो क्या बताओगे, कपास बताओगे। फिर जो ट्रांसजेनिक फसलों का क्षेत्रफल पूछे कि तो शुरुआती जो ट्रांसजेनिक फसल लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है, सोयाबीन को लगाते हैं, फिर मक्का को लगाते हैं और फिर कपास को लगाते हैं। अब एक चीज और याद रखना, डिफ्यूज क्रॉप क्या था कि पहले जैसे 2002 में बीटी कॉटन आई, क्योंकि पहले गुलाबी सुंडी का शुरुआती प्रकोप था, अपने जो कॉटन होती नहीं थी, होती तो उसमें क्या होता था, उसका अटैक रहता था, पिंक सुंडी जो आपकी पिंक सुंडी जो आती है ना, पिंक बोलवर्म गुलाबी सुंडी, इसका अटैक था। तो 2002 में जैसे ही कौन आई, बीटी कॉटन, तो सर्वाधिक मात्रा में किसको लगाना स्टार्ट कर दिया, बीटी कॉटन को। किसानों ने और कोई फसल लगाती नहीं, कौन सी लगाते, बीटी कॉटन, क्योंकि इसमें क्या नहीं लगता था, पिंक बोलवर्म नहीं लगता था। तो ये टर्मिनोलॉजी इसी से रिलेटेड है, रिफ्यूज क्रॉप। क्या था कि धीरे धीरे कब 2002 में बीटी कॉटन आई थी, अब कौन सा चल रहा है 2025 चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गई, जो पिंक बोलवर्म थी वो उसकी क्या हो गई, रेसिस्टेंस हो गई, उसके क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, वो जो कीट थी वो बीटी कॉटन की क्या हो गई, धीरे धीरे प्रतिरोधी हो गई। धीरे धीरे उसने क्या कर ली, सहनशीलता अपनी विकसित कर ली। वो उस जीन के प्रति, कौन सी जीन, कराई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी, इस जीन के प्रति धीरे धीरे क्या हो गई, वो सहनशील हो गई, धीरे धीरे प्रतिरोधी हो गई। फिर तो इसीलिए बीटी कॉटन के साथ में क्या देते थे, एक पाउच देते थे, छोटा पाउच, उसमें क्या आते हैं, दूसरे शेड आते हैं, कि वो शेड क्या करना चाहिए, अपने को लगाने चाहिए क्रॉप में, तो ताकि गुलाबी सुंडी उसमें लगे और उसमें मेन क्रॉप में नहीं लगे। तो पर किसान ऐसा करता ही नहीं था, कौन सी लगाता, ओनली बीटी कॉटन लगाता। तो उसमें धीरे धीरे क्या होगी, सहनशील होगी, प्रतिरोधी होगी उसके प्रति। अब क्या है, गुलाबी सुंडी बीटी कॉटन के भी अंदर भी लगने लगे। तो रिफ्यूज क्रॉप क्या है कि अपने को 20% नॉन बीटी कपास लगानी चाहिए। जो कपास का जो क्षेत्र, जो कपास अपने जो फील्ड में लगाई है उसमें 20% एरिया में क्या लगानी है, अपने को नॉन बीटी कॉटन लगानी है। कौन सी लगानी है, नॉन बीटी कॉटन। अब आपको एक पहले बेसिक में बताया गया होगा, जो आपकी ट्रैप क्रॉप बोलते हैं, फंदा फसलें, ट्रैप क्रॉप लगाते हैं। तो कपास के चारों ओर किसके लगाते हैं, भिंडी की लगाते हैं। ओकरा जो होता है उसकी क्या लगाई जाती है, कपास के चारों ओर लगाई जाती है। टमाटर के चारों ओर किसके लगाते हैं, गुलदाउदी को लगाते हैं। उसी प्रकार से इस कपास के चारों ओर किसके लगाते हैं, भिंडी के लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि भिंडी के प्रकोप, भिंडी के अंदर क्या लग जाए, गुलाबी सुंडी लग जाए, इसमें कॉटन पे उसका अटैक नहीं हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल बोलते हैं। और ये रिफ्यूज क्रॉप का मतलब क्या होता है कि 20% आपको क्या लगानी चाहिए, नॉन बीटी कपास। ऐसा किसान किया नहीं तो क्या होगी, उसके प्रति धीरे धीरे वो बीटी कॉटन के प्रति क्या है, प्रतिरोधी हो गई। तो अब की टाइम की बात करें तो बीटी कॉटन के अंदर भी क्या लगती है, गुलाबी सुंडी लगती है। कहां तक लिख लिया, ये लिख लिया। तीन बता रहा हूं ना, कराई फर्स्ट एबी सेकंड एबी एसी। निकोटिन जो है, इसमें जो एक निकोटिन जो होता है ना, तंबाकू के अंदर निकोटिन होता है, उसके अंदर एक कीट लगता है तंबाकू का, जो निकोटिन टेबेकम ऐसे कर, टोबेकम करके नाम होता है उसका, वो इसमें इंसेक्ट लगता था उसकी प्रतिरोधी बनाने के लिए। वो भी बोलवर्म ही था तंबाकू के अंदर, उसका नाम था निकोटियाना टोबेकम ऐसे कुछ करके नाम है उसका।
वो उसके अंदर लगता था, उसके पहले तम्बाकू में डेवलप हुई थी, टोबैको में। आपको इतना याद रखना है कि उसने एक बार पूछा था, तो ये पूछा था कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, तो तम्बाकू पूछा गया था ना। अगर भारत में पूछ लिया तो भारत बता, कॉटन बताना है ना, कपास को। और क्षेत्रफल पूछे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, सोयाबीन का। सोयाबीन का याद रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल। लिख लिया। आगे चलो, ये लिख। हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई तुम्हारी? कल पहली क्लास हुई थी क्या? परसों पहली क्लास। पेपर हुआ था, उसमें एग्रीकल्चर में किसके क्वेश्चन आए थे, हॉर्टिकल्चर के आए थे? 60 आए थे, 50 है। सबने अलग अलग पेपर दिया था। एनिमल इज लिख लिया ये। दो नाम आते हैं, एक तो सेटल लाइन बॉय विधि और एक आती है टर्मिनेटर तकनीक। पहले ये समझो क्या होती है। जो टर्मिनेटर तकनीक होती है, इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी क्या चाहती है, जैसे अपन उन्होंने एक बार अपने सीड उससे परचेज कर लिया, फिर अपने बुआई कर दी, फिर दोबारा वही सीड क्या है, जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसा ही होता है, दोबारा से अपने कंपनी के पास खरीदना जाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि जो अपने को सीड प्राप्त हुआ है वो दोबारा जर्मिनेट नहीं होता है, क्योंकि उसमें जेनेटिक यूज रेस्टिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कौन सी का? जेनेटिक यूज रेस्टिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें क्या किया जाता है, उसके जर्मिनेशन को दोबारा नहीं होगा, इसलिए उसको क्या किया जाता है, रेस्टिकेट किया जाता है। क्योंकि अगर एक बार किसान खरीद लेगा तो कंपनी को क्या फायदा होगा, दोबारा वो खरीदने नहीं आएगा। तो इसीलिए इस तकनीक को टर्मिनेटर तकनीक क्या होता है, पहले तो याद रखना किससे संबंधित है, कपास से। इसमें क्या किया जाता है, जेनेटिक यूज रेस्टिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर आती है जेनेटिक यूज रेस्टिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करती है कंपनी वाले, जो आपके इसे इसमें जीन का ट्रांसफर करते हैं कि उसको दूसरे दोबारा क्या नहीं हो, जर्मिनेट नहीं हो। एक बार जर्मिनेट हो गया कॉटन, फिर दोबारा आप उसको बुआई नहीं कर सकते उस सीड की। जैसे डिलिंटिंग करते हैं, डिलिंटिंग में आप रेसा हटा के उसको और सीड को दोबारा बोओगे तो वो नहीं जर्मिनेट होगा। उसी तकनीक को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर तकनीक बोलते हैं। पहले तो याद रखना किससे संबंधित है, कपास से रिलेटेड है। दूसरा याद रखना है इसमें जेनेटिक यूज रेस्टिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा, कि दोबारा वो जर्मिनेट नहीं हो। ऐसा इसलिए करते हैं कंपनी, क्योंकि आपका फायदा देखते हो ना, क्योंकि दोबारा उससे कौन खरीदने आएगा फिर सीड। अगर एक बार किसान ने खरीद लिया बेटी कॉटन, तो बार बार वही लगाता रहेगा, दोबारा नहीं खरीदेगा। इसलिए इस टेक्नोलॉजी टेक्निक डेवलप की थी कंपनी ने। कौन सी? टर्मिनेटर टेक्निक। ये सेटेलाइन बुआई विधि होती है, बुआई का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, कपास के साथ क्या लगा देते हैं, मूंगफली लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कपास के जो पौधे लगाते हैं वो दूर दूर लगाते हैं, उसके बीच में क्या होती है, जगह रहती है ना। तो इसमें इंट्राकल्चर पर जो आपके है उसमें अपने मूंगफली लगा देते हैं। मूंगफली क्या करती है, वो ऊपर नहीं बढ़ती है, फैलने वाली होती है, क्योंकि वो नीचे फैल जाती है, इसलिए उसमें खरपतवार का अटैक नहीं होगा, है ना। ज्यादा खरपतवार नहीं होंगे, क्योंकि नहीं तो खरपतवार होंगे वो खाली जगह में क्या होता है, खरपतवार ही होंगे। तो इसलिए सेटेलाइन जो बुआई होती है, इसमें कपास के साथ क्या लगाते हैं,
इसको क्या बोलोगे? सेटेलाइन बॉय विधि बोलोगे। और इसके अंदर जेनेटिक तो जेनेटिक यूज रेस्टिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। इसमें क्या होता है, दोबारा सीड क्या नहीं होता है, जर्मिनेट नहीं होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर तकनीक बोलते हैं। और सेटेलाइन बुआई विधि क्या होती है, कपास की फसल के साथ मूंगफली की बुआई करना। इसका उद्देश्य क्या है कि खरपतवार का प्रकोप को कम किया जा सके। दोनों लिख दो। याद रखना, सेटेलाइन बुआई विधि किससे संबंधित है, तो कपास से संबंधित है। टर्मिनेटर तकनीक किससे संबंधित है, तो कपास से संबंधित है। ये तो अब मैं कपास पढ़ा रहा हूं, जब आपको आसान लग रहा है, पर जब सारी क्रॉप याद हो जाए, एग्जाम में क्यों सुनाते हैं, तब याद रखना इसको। ये टर्मिनेटर तकनीक जो होती है ओनली ऐसा कॉटन में ही करते हैं ना, तभी किसान जो है बेटी कॉटन खरीदने जाएंगे कंपनी के पास। नहीं तो जो एक बार खरीद लेगा वो दोबारा नहीं खरीदेगा। और इसका उद्देश्य भी लिख लेना सेटेलाइन बुआई विधि का, कि खरपतवार का प्रकोप कम होता है, खरपतवार के प्रकोप को रोकने के लिए। जिसने लिख लिया वो आगे लिखो इरिगेशन मैनेजमेंट। क्या जलवायु लिखा दी थी इसकी, जलवायु लिखाई थी क्या, लिखाई या नहीं लिखाई? नहीं लिखाई तो लिखो जलवायु लिख दो, फिर इरिगेशन वाला लिख लेना। जलवायु लिखाई है क्या, हेडिंग लगा दो जलवायु। देखो जलवायु जो क्लाइमेट आती है उसके अंदर शीतरी प्लांट है ही, पहले तो याद रखना। फिर एक ऐसा प्लांट है खरीफ का प्लांट है। अगला याद रखना शॉर्ट डे के अंदर भी लिया जाता है, डे न्यूट्रल के अंदर भी लेते हैं। पर अगर आपसे ये ऑप्शन में आ जाए तो ये टिक करना है, कौन सा, इंटरमीडिएट डे न्यूट्रल प्लांट। और ये दोनों में होते हैं, इसको टिक कर देना, डे न्यूट्रल प्लांट है ना, डीएनपी के अंदर रखते हैं वैसे। और अगर ये ऑप्शन मिल जाए इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, तो इसको टिक करना है दूसरी प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी किसकी देनी है, डीएनपी को, और दूसरा ये आ जाए इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट, तो इसको टिक करना है ना। और फिर ये टेम्परेचर इसको कितना चाहिए, सामान्य तापमान, तो 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान चाहिए। और जब इसमें बॉल बनते हैं, जो कैप्सूल बनता है बॉल, उसके निर्माण में कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये लिख दो ऐसे। लिख दिया, आगे लिखो सिंचाई इरिगेशन मैनेजमेंट, लिख दी, जाऊं मैं, क्या लिखा इरिगेशन में, नहीं इसके अंदर क्या लिखा फिर, तुम जल्दी लिखते हो, पहले इनको लिख लेने दो ना आगे।
सिंचाई के अंदर लिखा ना, इसको रेनफॉल कितनी चाहिए, सिंचाई के अंदर याद रखना रेनफॉल जो वार्षिक वर्षा होती है वो याद रखना, कॉटन की कितनी चाहिए, वार्षिक वर्षा। नहीं जानते क्या होती है, जैसे गन्ना की कितनी होती है, 1500 2500 होती है, धान की 900 1300, ऐसा नहीं सुना कभी, एमएम में होती है। इसके अंदर याद रखना 700 से 1300 एमएम होती है पर ईयर, 700 से 1300, 700 से 1300 एमएम सिंचाई के अंदर लिखना है ना। इसको वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, 700 से 1300 एमएम। और जो मूंगफली होती है उसमें 500 से 800, वो तो आपका इरिगेशन में लिखाया होगा, वहां पे इरिगेशन में लिखाया था। फिर इसके अंदर इसकी क्रांतिक अवस्था होती है, क्रांतिक अवस्था क्या क्या होती है, तो पहले लिखो फूल बनते इसमें, फूल व फल, किसके फल को क्या बोलते हैं, बॉल या कैप्सूल, फूल या फल बनते इसमें। और दूसरा डोडे वाली शाखा बनते इसमें, जो जिसका बॉल लगता है उसको डोडे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोडे। तो डोडे बनते इसमें या फूल या फल बनते इसमें, इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। अंगोरा और ऊन किससे प्राप्त होती है, एक तो खरगोश होता है, अंगोरा नस्ल खरगोश की होती है? और गिलवो से पूछना आप किससे प्राप्त होती है? मैं ऐसा बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक तो अंगोरा ऊन होती है जो प्राप्त होती है ना, और एक अंगोरा नस्ल होती है वो खरगोश की होती है। पता नहीं मेरे को, ये लिखो एग्रोनॉमी का लिखो, एग्रोनॉमी का लिखो, ऐसा बोल रहा हूं। ये लिख लिया। और इसमें क्या रह गया अब, इसकी वैरायटी, वैरायटी लिख लो। हाँ इसमें हेडिंग लगा दी।
दोनों हिरसुटम के बीच में क्रॉस कराया, सेल्फिंग कराई हुई है। H4 प्रथम संकर किस समय जो गोस्पियम हिरसुटम का क्रॉस गोस्पियम हिरसुटम के साथ करवाया गया, कहने का अर्थ इसकी सेल्फिंग हुई आपस में, तब डेवलप की गई है H4। जो वारालक्ष्मी है वो गोस्पियम हिरसुटम और बारबेडेंस का क्रॉस है। पहले ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रथम संकर किस्म कौन सी है, H4। फर्स्ट देसी कोटे, पीछे वाला नहीं लिखा, गिरनार, 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 बीकानेरी नरमा और गंगानगर गए थे। बीकानेरी नरमा, लिख लिया।
इधर देखो एक बार, वो गेट बंद कर दे। फर्स्ट डिजीज बात करेंगे, दो रोग आते हैं इसके अंदर, बैक्टीरियल ब्लाइट या इसको झुलसा रोग बोलते हैं ना। इसका नाम होता है जेंथोमोनास स्पीसीज, एक बैक्टीरिया का होता है जेंथोमोनास स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर गोसिपियम लिखा हुआ है तो भी सही है, जेंथोमोनास स्पीसीज आते हैं। ये जेंथोमोनास किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है। फिर इसका अन्य नाम, इसको एंगुलर लीफ के नाम से और ब्लैक आर्म के नाम से जानते हैं। ब्लैक आर्म क्योंकि इसकी जो भुजा होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है ना, जो तना स्टेम होती है आर्म वो कैसी होती थी? ब्लैक कलर की। और एंगुलर लीफ इसको बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती है वो ऐसे राउंड हो जाती है, एंगुलर शेप ले लेती है, इसलिए इसको एंगुलर लीफ के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा जो रोग आता है जड़गलन आता है। इसमें रूट में क्या हो जाती है? गलना स्टार्ट हो जाती है, और ये कवक के कारण होता है। उसका कवक का नाम क्या है? राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण ये होता है। कौन सा? जड़गलन। और कीट की बात करें, दो प्रकार की कीट लगती है, तो गुलाबी सुंडी होती है, एक धब्बेदार सुंडी होती है। इसको पिंक बोलवर्म बोलती है, उसको स्पॉटेड बोलवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि धब्बे होते हैं, स्पॉट होते हैं, स्पॉटेड बोलवर्म, और इसको क्या बोलते हैं? गुलाबी सुंडी। इसका नाम याद रखना, ये पेक्टिनोफेरा गोसिपिएला, इसका नाम जरूर याद रहे। और इसका रहे तो ठीक है, नहीं तो एरेस इनिसुनिला नाम होता है इसका। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉटेड बोलवर्म बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पेक्टिनोफेरा गोसिपिएला को पिंक बोलवर्म बोलते हैं। इसको पिंक बोलवर्म, उसको स्पॉटेड बोलवर्म, दोनों के इंग्लिश नाम याद रखना। एंगुलर लीफ, ब्लैक आर्म, क्या है? तो मैं समझाता हूँ तो तुम ध्यान देते नहीं हो, तो बातें करते हो। एक तो ब्लैक आर्म नाम है इसका, और एक होता है एंगुलर लीफ। हो गया?
हॉर्टिकल्चर में सारा सिलेबस करा दिया। लिख लिया। देखो इधर, इसमें अपने को गांठ के वजन की याद रखने ना, मतलब कितना कितना वेट होता है। जैसे कॉटन होती है उसको एक मतलब गंठे टाइप बनाई जाती है ना, उसका वेट फिक्स रहता है क्योंकि इसमें एक एक जैसा गांठ होती है। उस गांठ को इंग्लिश में बेल बोलते हैं। उसका वेट क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे कपास की अगर एक गांठ एक जो बनाई जाती है वो कितने किलोग्राम की, 170 की बनाएगी, फिर उसमें 10 ऐड कर देना। जूट में कितनी बनाएगी, 180 किलोग्राम। फिर मेस्टा में 13 ऐड कर देना, 183 किलोग्राम। और फिर स्नेह की 167 किलोग्राम। इनके वेट याद रखनी है, एक एक गांठ इनकी वेट बनाई जाती है। और इससे कपास से भी, जूट से, मेस्टा से नहीं, इन चारों से क्या प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है। देख लिया। अब इसमें एक दो पॉइंट और ऐड करा देता हूं, फिर अपनी कंप्लीट हो जाएगी ना। ये जो लिखी ना फर्स्ट संकर वैरायटी, इसके अंदर ये और लिखना कि इसको डेवलप किसने किया था, सीटी पटेल।
1970 के अंदर किया गया था ना। सीटी पटेल ने फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी की थी जो H4 है, उसको किसने डेवलप किया था? सीटी पटेल ने। और कब की थी? 1970 के अंदर। ये जो रोग आता है तीरक रोग या बैट बॉल ओपनिंग, इसमें क्या होता है कि जो बॉल होता है आपका डोडा बोलते हैं उसको, ये क्या होता है समय से पहले ही ओपन हो जाता है, समय से पहले ही ओपन हो जाता है। इसमें जो आपकी जो ऊन होती है वो बढ़ती नहीं है, पूरी अभी तैयारी नहीं हुई है, उससे पहले क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इसको तिरक रोग बोलते हैं, इसमें वो फट जाता है ना, इसे इस प्रकार से हो जाता है, बैट बॉल ओपनिंग बोलते हैं या तिरक रोग बोलते हैं। ऐसा होता है नमी में असंतुलन के कारण, नमी अगर कम ज्यादा रहती है तो ऐसा हो जाता है। और इसके बारे में बताने वाले थे प्रोफेसर दास्तूर। जिस प्रकार से सीटी पटेल ने कौन सी प्रथम संकर किस्म डेवलप की थी? सीटी पटेल ने। उसी प्रकार प्रोफेसर दास्तूर थे, इन्होंने बताया था कि नमी में असंतुलन के कारण जो कपास होती है उसमें तिरक रोग या बैट बॉल ओपनिंग हो जाती है। और ये कि आपको पहले लिखी हो तो ठीक है, नहीं यहाँ पे लिख लेना। ट्रे फसल जो होती है, फंदा फसल बोलते हैं हिंदी में, ये कौन सी है? भिंडी में कपास के चारों ओर लगाते हैं ना, गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए। लिख लिया? एडिन डाल दो आलू, पोटैटो पड़ेंगे। आज पोटैटो कंप्लीट हो जाएगा, 10 मिनट आधे घंटा में कंप्लीट करा। हॉर्टिकल्चर का हो गया ना तुम्हारे सिलेबस?
इसके अंदर पहले पोटैटो की बात करेंगे, आलू, जो ये आपके हॉर्टिकल्चर ग्रुप के अंदर भी आता है और इसमें एग्रोनॉमी भी दिया हुआ है ना। पोटैटो आलू की बात करें, इसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम, नाम याद रखना, इसका नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है। और जो एक बैंगन आता है ब्रिंजल, उसका नाम सोलेनम मेलांजिना है। क्या नाम है? सोलेनम मेलांजिना है उसका, तो इसका सोलेनम ट्यूबेरोसम। और टमाटर का लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और मिर्च का कैप्सिकम एनम है। इन चारों की जो क्रॉप है, इनकी फैमिली क्या है? सेम है, सोलेनेसी, याद रहेगी। और इसके जो टूअन होते हैं वो होते हैं 48, यानी ये कैसा है? चतुष्गुणित है, टेट्रापोलेट होता है। इसमें कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं। फिर याद रखना इसका ओरिजिन प्लेस, ये पेरू इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है, पेरू इसका ओरिजिन प्लेस होता है। फिर इसमें बात करें तो इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? साइमोज बोलते हैं। फल प्रकार को बेरी बोलते हैं। अंकुरण इसमें एपीजियल होता है। और इसमें टेम्परेचर बहुत बार पूछा जाता है कि स्कंद निर्माण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, एग्जैक्ट याद रखना है 17, नया तो 19, नया 15, एग्जैक्ट याद रखना है 17। फिर याद रखना इसमें कार्बोहाइड्रेट 20 से 25% प्राप्त होता है। और इसमें प्रोटीन होता है 1 से 1.5% के आसपास। और इसकी जो स्टार्च होती है उसको फ्रेना बोलते हैं। स्टार्च को क्या बोलोगे? फेरिना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा देता हूं मैं, और इसको साथ साथ में लिख ले। ये लिख लिया। आलू को खाने के लिए कौन सा काम में लेते हैं? किसका किसका मॉडिफिकेशन है? ये किसका रूपांतरण है? करने का। ये याद रखना है ना, ये लिख लिया।
इसके खाने योग्य भाग कौन सा कहलाता है? ट्यूबर या कंद होता है। और इसका कैसा रूपांतरण है? ये तने का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, तने का रूपांतरण होता है। फिर जलवायु की बात करें तो ये रबी की फसल है, इसलिए किसके अंदर आएगी? लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आएगी। और कैसा है प्लांट? C3 प्लांट है। फिर आपको याद रखना है, अगर ऐसा पूछ ले कंद निर्माण की दृष्टि से, अगर उसमें ओनली ट्यूबर फॉर्मेशन होता है तो उसकी दृष्टि से कैसा प्लांट है? ये शॉर्ट डे प्लांट है। याद रखोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आलू क्या है, नॉर्मली पूछ ले आलू का, तो क्या बताओगे? लॉन्ग डे प्लांट। और अगर कंद निर्माण की दृष्टि से आलू की फसल है तो क्या होगी? शॉर्ट डे प्लांट होगी। और उसमें अगर ट्यूबर बनता है तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखोगे ना, 17 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें ट्यूबर बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए। और फिर इसके अंदर याद रखना है तो जलवायु होती है, वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पूछे तो 20 से 25 के आसपास, या आपके 18 से 22 के आसपास ऐसे वेरी करता है। पर कंद निर्माण के लिए एग्जैक्ट याद रखना 17 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि रबी की फसल होती है तो इसलिए इसका 18 से 25 के आसपास इसके बीच में टेम्परेचर रहेगा। पर कंद निर्माण पूछे तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रखना। फिर अगर आप आगे अपन बात करेंगे इसकी, ये जो फसल है एक वर्षीय या द्विवर्षीय फसल है? आलू उत्पादन के लिए कैसी है? एक वर्षीय है। और अगर बीज निर्माण की दृष्टि से पूछे तो द्विवर्षीय। ये लिख लोगे या समझाओ क्या इसमें? तो है ना, अगर इसका कंद निर्माण की दृष्टि से पूछे तो क्या है? एक वर्षीय होती है। और बीज निर्माण की दृष्टि से 2 वर्षीय होती है। फिर याद रखना, इसकी जो बीज दर होती है उसके अंदर अपन क्या काम में लेते हैं? इसके ट्यूबर काम में लेते हैं। ये जो होती है ना कंद, इन्हीं को काम में लिया जाता है। इनके जो ऊपर कहते हैं 2 से 3 आंख होनी चाहिए, आंख बोलते हैं उनको, जो उसके ऊपर खरोच जैसे निशान होते हैं उनको आंख बोलते हैं, है ना। एक जो ट्यूबर होता है उसका वेट होना चाहिए 25 ग्राम के आसपास। एक जो ट्यूबर अपन लगाएंगे उसका वेट कितना होना चाहिए? 25 ग्राम। एक जो ट्यूबर होगा उसका 25 ग्राम वेट होना चाहिए। इस प्रकार से अपन 15 से लेकर 20 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या करते हैं? ट्यूबर लगाते हैं। कितने? 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर लगाते हैं। वो ट्यूबर काम में लेते हैं। और ट्यूबर जो होता है उसका वेट कितना होना चाहिए? 25 ग्राम एक ट्यूबर का। और उस ट्यूबर पर 2 या 3 क्या होनी चाहिए? आंखें होनी चाहिए। इसको अब ट्रांसप्लांटिंग में काम में लेते हैं। फिर इसके अंदर 2 तकनीक भी आती थी, ट्रू पोटैटो सीड और एक आती है सीड प्लॉट टेक्निक। जो ट्रू पोटैटो सीड होता है उसको बोलते हैं सत्य आलू बीज, और एक आता है सीड प्लॉट टेक्निक। जो ट्रू पोटैटो सीड थी उसमें अपने सीड काम में लेते हैं, मतलब आलू के क्या होते हैं? बीज होते हैं। उसमें तो सीड रेट की जाती है कितनी? 100 से 150 ग्राम रखते हैं। और जो सत्य आलू बीज होता है ट्रू पोटैटो सीड, उसको देने वाले थे रामानुजन। कौन थे? रामानुजन। ट्रू से याद रखना सत्य, सत्यवादी कौन थे? सत्याग्रह पे चलने वाले राम, तो रामानुजन। तो ट्रू पोटैटो सीड को किसने दिया था? रामानुजन ने। फिर याद रखना सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक दी थी पुष्करनाथ ने। उसमें वायरस रहित प्लांट अपने डेवलप करने के लिए सीड प्लॉट टेक्निक डेवलप करते हैं, है ना। ये आगे मैं सारा चीज इसमें लिखाऊंगा। पहले ये लिख लो, लिख लिया। अब आगे हेडिंग लगा दो सीड रेट, बीज दर। पहले याद रखना है बीज दर, उसमें 2 से 3 अंक वाली जो कंद होती है वो काम में लेते हैं। और उस एक जो कंद होती है ट्यूबर होती है उसका वेट कितना होना चाहिए? 25 ग्राम। इस प्रकार से 25-25 ग्राम की जो ट्यूबर्स होती है
उनका 15 से 20 क्विंटल अपन काम में लेते हैं। कितना? 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर में। और फिर 2 टेक्निक आती है, तो ट्रू पोटैटो सीड, एक आती है सीड प्लॉट टेक्निक। उसको ट्रू पोटैटो सीड या सत्य आलू बीज बोलते हैं। इसको देने वाले कौन थे? रामानुजन थे। और इसमें जो सीड रेट रखी जाती है, इसमें बीज को काम में लिया जाता है आलू के, है ना। आलू के बीज, उनकी सीड रेट कितनी रखती है? 100 से 150 ग्राम, है ना। 100 से 150 ग्राम होती है। और जो आगे आता है सीड प्लॉट टेक्निक, ये किसने दी थी? पुष्कर नाथ ने दी थी। और इस टेक्निक में अपन वायरस रहित प्लांट डेवलप करने के लिए इस टेक्निक को काम में लेते हैं। बस इतना लिखो इसमें। और आलू के स्टार्च को फेरेना बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिख लिया? वायरस रहित पौधे प्लांट, वायरस रहित पौधे उत्पन्न करने के लिए। लिख लिया? सीड ट्रीटमेंट में देखो, बीज उपचार में जो आलू कंद होते हैं, जो अपन 25 ग्राम जो कंद का वेट होता है, 2 या 3 आंखें होती है उसपे, उस कंद क्या होता है, वो लंबे टाइम से अगर कंद पड़ा रहता है आलू, तो वो क्या होता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है। उसमें जर्मिनेशन जो होते हैं वो डोरमेंसी में चला जाता है। किसमें? सुषुप्त अवस्था में। जिस प्रकार से अपन जो कटिंग वगैरह में आपने पढ़ा था ना, ग्राफ्टिंग वगैरह, उसमें कटिंग को आईबीए गोल के अंदर डीप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको रूटिंग हार्मोन कहते हैं, वो रूटिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। उसी प्रकार इस बीज उपचार में जो कंद होते हैं वो क्या होते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। उनको दोबारा क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए इस गोल के अंदर क्या करते हैं, उनको उपचारित करते हैं। ये गोल क्या होता है, 1% थायोरिया लेते हैं इसमें, और जो प्लस में आपका 5 से 10 ppm जिब्रेलिन लेते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन जानते हो, वो जिब्रेलिन हार्मोन को लिया जाता है 5 से 10 ppm, और 1% क्या लेते हैं, थायोरिया लेते हैं। इन दोनों को मिक्स करके गोल को, और इसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो कंद होते हैं उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचारित किया जाता है। फिर ऐसा क्यों करते हैं, तो सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए, डोरमेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। देख लिया? वर्टिकल से हार्मोन वाला चैप्टर करा दिया, करवा दिए सारे हार्मोन। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन किसको बोलते हैं? एंटी जिब्रेलिन हार्मोन किसको बोलते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन होता है उसका एंटी काम करता है, एंटी जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं ना। एबीए जो होता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन या एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, वो क्या होता है, इसके विपरीत काम करता है। क्योंकि ये तो अंकुरण जो जर्मिनेशन को बढ़ाता है, और एबी क्या करता है, उसको रोकता है। वो क्या करता है, रंध्र को बंद कर देता है, अंकुरण को भी रोकने का काम करता है, इसके विपरीत काम करते हैं, इसलिए इसको एंटी जिब्रेलिन बोलते हैं। लिख लिया ये?
दो चीजें आती है, एक तो सोलेनिन नाम याद रखना है इसके अंदर, और एक क्या नाम याद रखना है, डीएलएमई। क्या याद रखोगे, डीएलएमई याद रखोगे। क्या होता है देखो, 15 मिनट बाकी। तो सोलेनिन जो होता है ये क्या होता है, जब अपन अर्थिंग अप करते हैं, इसमें एक विशेष प्रैक्टिस की जाती है आलू के अंदर। आलू होता है, गन्ना होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस की जाती है, क्या, अर्थिंग अप, हिंदी में बोलते हैं मिट्टी चटाना। इसमें क्या किया जाता है, जो गन्ने वाली फसल होती है, जो उसकी बाहर वाली जो रूट निकली रहती है, इसे जो गन्ना होता है ना, उसमें बाहर रूट निकली रहती है, उसके ऊपर मिट्टी चटाते हैं, और जो आलू होते हैं उनके जो कंद होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी चटाई जाती है। तो इस मिट्टी चटाने को क्या बोलते हो, अर्थिंग अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग अप बोलते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं, अगर उसमें अर्थिंग अप नहीं करते हैं, किसमें, आलू के अंदर, आलू के अंदर आप अगर अर्थिंग अप नहीं करोगे, उसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि आलू तने लगते हैं, उसमें जो बड़े बड़े बनाए जाते हैं ना, मेड़ बनाए जाते हैं, मेड़ के अंदर लगते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो आलू जो कंद होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के कारण क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ती है, किसके ऊपर, कंद के ऊपर, और जैसे ही उसके ऊपर डायरेक्ट पड़ती है तो इस सोलेनिन जो है इसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये सोलेनिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसलिए आपने मार्केट में देखा होगा, जो आलू होते हैं वो हरे हरे कलर के आते हैं, कुछ आलू हरे रंग हो जाता है, वो इस सोलेनिन के कारण होता है। जो हरा रंग जो करता है वो कौन करता है, ये सोलेनिन करता है। वो ऐसा क्यों क्यों होता है, क्योंकि उसमें अर्थिंग अप नहीं की गई। इसलिए कभी भी आलू देखो तो जो हरा रंग दिखाई दे तो किसके कारण हुआ है, वो सोलेनिन के कारण हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसके ऊपर गिरने के कारण सोलेनिन हार्मोन का क्या होता है, जो केमिकल होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थिंग अप नहीं करने से। अगर अर्थिंग अप नहीं करोगे, उसमें मिट्टी नहीं चढ़ाओगे, तो सोलेनिन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। पहले तो ये चीज याद रखनी है। इस सोलेनिन की एक अगर डीपली क्वेश्चन आए तो इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है 20 मिलीग्राम। 20 मिलीग्राम अगर आलू में बात करें, अगर इसकी नॉर्मल जो हर आलू होता है उसमें 5 मिलीग्राम तो मात्रा पाई जाती है, कितनी, 5 मिलीग्राम, पर 20 मिलीग्राम इसकी क्या होती है, क्रांतिक अवस्था होती है। अगर इससे ऊपर हुई तो क्या होता है, आलू जो अपन खाते हैं वो अपने लिए क्या है, नुकसानदायक है। क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए वो आलू नहीं खरीदना चाहिए अपन ना, अगर उसमें 20 मिलीग्राम से अधिक मात्रा हो जाती है, ये उसकी क्रांतिक अवस्था होती है 20 मिलीग्राम। फिर दूसरा आपको चीज याद रखनी है, डीएलएमई। क्या याद रखना है, डीएलएमई। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही अपना आलू पकने लगे, आलू पक के तैयार होता है, तो उससे पहले आलू जब 10-15 दिन में ऐसा है कि 10-15 दिन बाद आलू पक जाएगा, हम उसकी क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। तो 10-15 दिन पहले क्या कर देते हैं, उसके ऊपर वाले जो तना होता है, उसकी पत्तियां वगैरह होती है, उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उस जो पत्तियां वगैरह हरी हो रखी है वो न्यूट्रिशन लेगी, उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि फल तो पक्के तैयार हो गया, अपना फ्रूट तो तैयार है, तो इसलिए वो न्यूट्रिशन लेगी, तो इसलिए उनको हटा देते हैं। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो आपके कंद होते हैं, जो आलू होते हैं, उनको अधिक न्यूट्रिशन मिलेगा, वो अधिक मजबूत होंगे, और उसमें कीट का अटैक नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, एफिड वगैरह का ज्यादा क्या होता है, प्रकोप हो जाता है। इसलिए डीएलएमिंग करते हैं। डीएलएमिंग करने से क्या होगा, आपका जो फ्रूट होता है, जो आपका आलू होता है, कंद होता है, वो क्या होगा, मजबूत होगा, उससे डोल बनेगा और अच्छा बनेगा। इसलिए इसमें डीएलएमिंग करते हैं। क्योंकि जैसे अपन आलू को हार्वेस्टिंग करनी है, उससे 10 से 15 दिन पहले क्या करेंगे, उसके तने व जो भाग होता है, जो उसकी पत्तियां वगैरह होती है, उनको ऊपर से हटा देते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, आलू की खुदाई कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगी प्रक्रिया, डीएलएमिंग। उसके तने को हटाना या उनके पत्तियों को रिमूव करना क्या कहलाएगा, डीएलएमिंग कहलाएगा। और सोलेनिन समझ गए क्यों होता है, इसमें अर्थिंग अप नहीं करने से होता है। तो पहले हेडिंग लगाओ डीएलएमिंग, हेडिंग लगाओ डीएलएमिंग। डीएलएमिंग के अंदर लिखो डीएलएमिंग, हेडिंग लगानी है पहले। डीएलएमिंग के अंदर लिखो, पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए कि जो डीएलएमिंग होता है वो किससे संबंधित है, तो कौन सी क्रॉप से संबंधित है, आलू। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पहले याद रखना कि डीएलएमिंग किससे संबंधित है। नीचे ऑप्शन आ जाए गन्ना, आलू, चुकंदर वगैरह आ जाए, तो याद रखना डीएलएमिंग किससे रिलेटेड है, याद रखेगा। फिर दूसरी चीज इसमें लिखो, आलू से संबंधित है, ये लाइन लिख लेना पहले, तो फिर दूसरी आगे लाइन लिखना, आलू की कटाई से पूर्व, आलू की कटाई से पूर्व, आलू की कटाई से पूर्व आलू के तने को काट दिया जाता है। आलू की कटाई से पूर्व आलू के तने को काट दिया जाता है, जिससे आलू की गुणवत्ता बढ़ती है, आलू की गुणवत्ता बढ़ती है तथा मोइला कीट का प्रकोप कम होता है।
मोइला कीट का प्रकोप कम होता है, जिससे आलू की गुणवत्ता बढ़ती है तथा मोइला कीट का प्रकोप कम होता है। दूसरी रेटिंग लगाओ सोलेनिन। इसमें लिखो आलू में अर्थिंग अप नहीं करने से, आलू में अर्थिंग अप नहीं करने से, अर्थिंग अप जानते हो, मिट्टी चढ़ाना, अर्थिंग अप। अर्थिंग अप बोलते हैं मिट्टी चढ़ाने को। आलू में अर्थिंग अप नहीं करने पर आलू का कंद प्रकाश के संपर्क में आ जाता है। आलू का कंद ट्यूबर प्रकाश के संपर्क में आ जाता है। आलू में अर्थिंग अप नहीं करने पर आलू का कंद प्रकाश के संपर्क में आ जाता है, जिससे सोलेनिन का निर्माण होता है, और ब्रैकेट में लिख देना कैसा रंग देता है, ये हरा रंग। इसे आलू क्या जाता है, जो कंद होता है वो हरा रंग का हो जाता है। कैसा कलर हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। और इसकी सामान्य मात्रा तो लिख लेना, जो सामान्य जो होती है वो 5 मिलीग्राम होती है, और इसकी क्रांतिक जो मान होता है 20 मिलीग्राम होता है। अगर आपका 100 ग्राम का आलू है तो उसमें 20 मिलीग्राम अगर है तो क्या है, इसकी क्रांतिक अवस्था है। 100 ग्राम का आलू होता है, उसमें अगर 100 ग्राम अपने वेट लेते हैं उसमें 20 मिलीग्राम क्या है, अगर वेट है तो क्या है, इसकी क्रांतिक अवस्था है। और सामान्यतः कितना पाया जाता है, 5 मिलीग्राम पाया जाता है। ये लिख लिया। आगे हेडिंग लगा दो, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उर्वरक प्रबंधन। एक लाइन लिखा दो। जो आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट होता है, उर्वरक प्रबंधन, इसमें क्या करते हैं अपन, जो भी एक याद रखना, जो भी स्टार्च वाली फसलें होती है या कार्बोहाइड्रेट वाली होती है, जिनसे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, उनमें मुख्यतः दिया जाता है पोटेशियम। किसको देते हैं, पोटेशियम को देते हैं। पोटेशियम इनके लिए स्टार्च, इसलिए आपका जो न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक था उसमें पढ़ा था कि पोटेशियम जो होता है उसका क्या होता है, लग्जरी कंजप्शन होता है। क्या होता है, लग्जरी कंजप्शन होता है, आरामदेह खपत होती है। किसमें, जो स्टार्च और जो कार्बोहाइड्रेट वाली फसल होती है उनमें। तो इसलिए तो स्टार्च वाले आलू से स्टार्च प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होती है। तो इसमें कौन सा देते हैं अपन, पोटेशियम उर्वरक दिया जाता है। पोटेशियम उर्वरक बोलते हैं इसको, पोटेशियम होता है ना। अगर इसमें याद रखना, पोटेशियम के अंदर 2 आते हैं। आपके फर्टिलाइजर का वाला हो गया, उसमें अंदर 2 पढ़ाए थे, एक तो होता है KCl, एक होता है K2SO4। इस KCl को बोलते हैं MOP। क्या बोलते हैं, MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, और ये K2SO4 होता है, इसको बोलते हैं SOP, सल्फेट ऑफ पोटास। इसमें जो पोटास होती है वो कितनी होती है, 60% के आसपास होती है, पर जो इसमें होती है वो होती है 48%। एक तो क्या है, KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हो, म्यूरेट ऑफ पोटास, और एक कौन सा आता है, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, जिसको क्या बोला जाता है, सल्फेट ऑफ पोटास। ये क्या है, पोटेशियम के 2 फर्टिलाइजर है। कितने, 2 ही। इसके अंदर एक KCl आता है, K2SO4 आता है, पर इसका यूज नहीं किया जाता है। किसका, KCl का। बेशक इसमें क्या है, सर्वाधिक है 60% है पोटेशियम, इसमें तो 48 ही है, इसमें कितने 60 है, फिर भी इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, ये क्लोराइड पाया जाता है, और ये क्लोराइड जो होता है ये टॉक्सिसिटी पैदा करता है, विषाक्तता उत्पन्न करता है। किसमें, आलू की फसल में भी करता है, गन्ने की फसल में भी करता है, और तंबाकू की फसल में भी करता है। जो तंबाकू की फसल होती है उसकी जो लीफ बर्न होते हैं उसकी कैपेसिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए ये क्लोराइड क्या किसका काम करता है, विषाक्तता का कार्य करता है।
इसलिए अपन KCl का यूज न करके किसका यूज करते हैं, K2SO4 का। और होती मात्रा किसमें है, इसमें ज्यादा होती है, 60% होती है, इसमें कितना होता है 48% होता है। पर ये क्या करता है, नुकसान करता है। क्लोराइड क्या करता है, विषाक्तता का कार्य करता है। तो इसीलिए किसका यूज करते हैं, पोटेशियम सल्फेट का यूज करते हैं। इसलिए इसके अंदर ये लेयर लिख रही है कि अपने स्टार्च, आलू की फसल है या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें होती है, इसके अंदर अपन क्लोराइड वाले उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अंदर पोटेशियम सल्फेट या इसको क्या बोलते हो, सल्फेट और पोटास का यूज किया जाता है। ये लाइन लिख, हो गया टाइम, 4 मिनट बाकी अभी। क्या है, 11 बजे स्टार्ट है, हिस्ट्री की है कोई ना, ये तो लिख लो, ये लिखे चलेगा। इसके अंदर लिखो आलू की फसल में उर्वरक प्रबंध लिख दो, उसके अंदर लिखो आलू की फसल में क्लोराइड युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लोराइड युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो आलू की जो फसल होती है उसमें क्लोराइड युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि क्लोराइड विषाक्तता का कार्य करता है, टॉक्सिसिटी। क्योंकि क्लोराइड को शॉर्ट में लिख सकते हो Cl, है ना, क्योंकि क्लोराइड विषाक्तता का कार्य करता है, टॉक्सिसिटी का कार्य करता है। क्योंकि क्लोराइड विषाक्तता का कार्य करता है, इसलिए आलू की फसल में पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटास, इसके ब्रैकेट में लिख देना। इसमें पोटेशियम कितनी होती है 48%। पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटास उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इस उर्वरक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक और लिख लो इसके अंदर, यहीं पे लिख लो, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, कहां पे है, कुफरी हिमाचल में है ना, इसको लिख लो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में लिखना चाहो तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है, कुफरी में है, कुफरी शिमला, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसीलिए जो आलू की जो सभी वैरायटी है उसके आगे क्या लगा रहेगा, कुफरी। जैसे कुफरी चिप्सोना, कुफरी सीतामान, ऐसे क्या लगा लेते हैं, इसके आगे कुफरी लगा रहेगा। तो सारी वैरायटी यहीं से डेवलप है। फिर एक कल पढ़ा दूंगा, इसमें थोड़ा सा रहे, इसमें एक कीट लगता है, एक रोग लगता है, आपको बताया होगा 1845 में आयरस फेमाइन आया था, है ना। 1845 में जो आयरस फेमाइन आया था वो इसमें पछेती अंगमारी रोग के कारण आया था, जो किसके कारण होता है, फाइटोपथेरा इनफर्टेंस के कारण होता है। और एक अगेती अंगमारी